नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे कोरोना के खौफ की। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 752 नए केस मिले हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 3,420 पहुंच गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। शनिवार तक कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 3,000 का आंकड़ा पार कर गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए केस मिले हैं, जो मई 2023 के बाद एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं। कैसा है इस कोरोना के नए वेरिएंट का स्वरूप और इसकी रोकथाम और बचाव के क्या है रास्ते, देखिएगा इस रिपोर्ट में। बीते शुक्रवार को भारत में 640 ताजा कोविड-19 संक्रमण और एक मौत दर्ज की गई। पिछले दिन एक्टिव केस 2,669 से बढ़कर 2,997 हो गए। शनिवार को ये आंकड़ा 3,420 हो गया। सबसे ज्यादा मामले केरल में। शनिवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 17 राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें केरल 266 केसों के साथ, कर्नाटक 70 केसों के साथ, महाराष्ट्र 15 केसों के साथ, तमिलनाडु 13 केसों के साथ और गुजरात 12 केसों के साथ शामिल। मंत्रालय ने कहा है कि केरल में कोविड से 2 मौतें और कर्नाटक और राजस्थान में एक मौत दर्ज की गई। अब मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,33,332 हो गई है। मामले की मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 325 लोग कोविड-19 से ठीक हुए, जिसमें ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,44,71,212 हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% दर्ज की गई है। वहीं सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कोविड-19 मामलों में मौजूदा बढ़ोतरी की चिंता का कारण नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि केंद्र ने एहतियात के तौर पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को फेस मास्क पहनने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की थी और कोविड के बदलते रूप से सतर्क रहने पर जोर दिया था। सूत्रों ने बताया था कि 21 दिसंबर तक देश भर में कोविड सब वेरिएंट JN1 के 22 मामले सामने आए, जिसमें से 19 मामले गोवा और एक मामला केरल और महाराष्ट्र का है। WHO ने JN1 को ओमिक्रॉन फैमिली का रूप बताया। WHO ने कहा कि वायरस तेजी से फैल रहा है और ये चिंताजनक हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि भारत में JN1 वेरिएंट के कारण मामलों का कोई क्लस्टरिंग नहीं देखी गई है। जो भी केस पाए गए हैं वो काफी हल्के हैं और मरीज बिना किसी समस्या के जल्द ठीक भी हो सकते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 752 नए केस सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप भरत संवाददाता दिल्ली से, विश्व प्रताप संवाददाता अलीगढ़ से, अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा का रुख करना चाहेंगे सबसे पहले। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो कोविड-19 के कितने मामले हैं, स्वास्थ्य विभाग कितना सचेत है इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जैसे मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में कोरोना का सिर्फ एक मरीज पाया गया था, जिसको लेकर अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग हड़कंप मचा था। हालांकि जनपद बुलंदशहर के CMO से आज जब बातें हुई तो जनपद बुलंदशहर के CMO ने बताया कि जो कोरोना का मरीज है वो पूरी तरह से सही हो चुका है और उसके लिए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो हालांकि जो एक मरीज जो मिला था उसके परिवार को भी होम क्वारंटाइन किया गया था और कोरोना जो मरीज था उसको भी होम क्वारंटाइन किया गया था। सभी के जो परीक्षण कराए गए, लेकिन सभी के जो परिवार के लोगों के परीक्षण नेगेटिव पाए गए और जो कोरोना का जो मरीज था उसको पॉजिटिव पाया गया था, तो वो होम क्वारंटाइन किया गया था और होम क्वारंटाइन करने के बाद में उसके लिए आज डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर जनपद बुलंदशहर की बात की तो जनपद बुलंदशहर फिलहाल कोरोना कोई भी फिलहाल मरीज नहीं पाया गया है। और लेकिन बात किया स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि जो CMO का कहना यह है कि जनपद बुलंदशहर में 16 CSCO में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए और जो प्लांट है वो सभी पूरी तरह से चालू है और उनका लगातार डिलीवरी किया जा रहा है। डिलीवरी करने के बाद में उन्होंने लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने जो जनपद बुलंदशहर के DM
स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोरोना की जो लहर है वो कहीं ना कहीं बड़ी घातक साबित हुई है। जेएन वेरिएंट जो मिला है, जिस तरह से वो गले को जिस तरह जकड़ता है, और गले जकड़ने के बाद में लोग जिस तरह से सांस रुक जाती है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, और लोगों को कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम से निपटा जा सके तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर दी है। डीएम लगातार और सीडीओ लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और जो सीएमओ है वो भी तमाम जो सीएससी प्रभारी है उनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए, और उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिया। किसी तरह की कोई भी लापरवाही किसी भी सीएससी प्रभारी के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कहीं लापरवाही पाई जाती है। और उन्होंने हिसाब साहब लोगों से अपील भी की है कि लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, और जो उन्होंने सबसे एक अपील और की है कि गर्म कपड़े पहनकर निकले। गर्म कपड़े के बिना लोग सर्दी का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों को लापरवाही सर्दी में लोग बरतते हैं, और जिससे कि सर्दी जुकाम और खांसी और जिस तरह से बुखार आता है तो उसको लेकर कोरोना की जो स्थिति है वो बढ़ सकती है। तो उसको लेकर पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने अपील करनी शुरू कर दी है। और जनपद बुलंदशहर के डीएम ने भी नगर पालिकाओं के लिए तमाम को निर्देश दिए थे, किसी तरह की कोई भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी सड़कों पर नहीं घूमने पाए, जिससे कि कोई बीमारी उनमें ना फैले। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की बात की जाए तो बेडों की भी पूरी व्यवस्था जनपद बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है, और तमाम ऑक्सीजन प्लांट है उनकी भी लगातार चेकिंग की जा रही है, और जो डॉक्टर है उनके द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है। हालांकि अगर बात किया जनपद बुलंदशहर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। लेकिन उसके द्वारा अब जो डीएम है उन्होंने मीटिंग की है, जो सचिव है ग्राम जो सेक्रेटरी होते हैं उनके साथ मीटिंग की है, और उन्होंने निर्देशित किया है कि अपने अपने गाँव में लोगों को जागरूक करें। जागरूक करने के बाद में लोगों से सभी से अपील करें कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि जो कोरोना का जो वेरिएंट जिस तरह से पाया गया लगातार, कोरोना की जो पहले जो कोरोना था उसमें काफी कैजुअलिटी जनपद बुलंदशहर में देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और लोगों से अपील कर रहा है कि किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जनता की और हम लोगों की भी आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि जब हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश और सब हम ही लोग सब जब सुरक्षित पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सबको सुरक्षित रहना है और गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि लापरवाही ना बरते। और जनपद बुलंदशहर के जो सीएम उन्होंने यहाँ तक की लोगों से अपील किया कि कोई झोला छाप से डॉक्टर से दवाई ना ले, और जो नजदीकी सीएससी है वहां जाके लोगों डॉक्टरों से राय मशवरा लें और वहां इलाज कराएं। अगर किसी तरह की कोई भी उनमें समस्या पाई जाती है तो तत्काल उनके लिए चेकअप के लिए तमाम व्यवस्था वहां मौजूद की गई है। हालांकि जो सीएमओ से आज हमारी जो बातें हुई, हमने पूछा था कि जो वहाँ जो अस्पताल है उन पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जहां जिस अस्पताल में दवाई उपलब्ध नहीं है वहां के जो सीएससी प्रभारी हमने उनको निर्देशित किया है कि हमारे लिए एक लेटर भेजें कि दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिससे कि तत्काल वहाँ दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके, और किसी तरह की अगर कोई डॉक्टर बाहर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की सीएमओ ने बात की है। ठीक है आनंद, वापस आते हैं आपके पास। कुलदीप भरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हालत और खराब है। कोरोना के मरीजों की संख्या में तो इजाफा हो ही रहा है, साथ ही साथ एक मामला सामने आया जिसमें कोरोना की वजह से एक बच्ची की आवाज चली गई है, जो कि ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, दिल्ली के जो देश और दुनिया के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी कोरोना के जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 6 नए केस कोरोना के संक्रमित लोग से पाए गए, जिसके बाद दिल्ली के अंदर कोरोना केस बढ़कर उनकी संख्या 9 हो गई है, जिसको लेकर एक अहम बैठक भी की गई थी, जिससे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तमाम जो समीक्षा बैठक की, जिसके बाद तमाम जो उच्च अधिकारी है उनको निर्देश दिए कि तमाम हॉस्पिटलों के अंदर वेंटिलेटर और बिस्तर, ऑक्सीजन, किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इनसे पहले से इंतजाम गवर्नमेंट ने पहले भी कर रहे थे, लेकिन अगर हालात बिगड़ हैं तो आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमें तत्काल तैयार होना चाहिए। वहीं सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि जिस तरह से अभी जो कोरोना का वेरिएंट नया JN1 वेरिएंट मिला है उसकी वो संक्रमण है, लेकिन उसके फैलने की गति बहुत धीमी है। और राज्य की बात करें तो दिल्ली के अंदर उसकी 0.48% दर के हिसाब से वो फैल रहा है, जबकि केरल के अंदर इसकी संख्या दिखाई दे 20% की दर से फैल रहा है। वही दिल्ली के अंदर जो बच्चे के जो कोरोना से जो आवाज गई है उसके अंदर अभी डॉक्टर जांच का विषय बना है कि कोरोना से ऐसा पहला केस सामने आया अपने आप दुनिया के अंदर जिसके अंदर आवाज गई है। वही अभी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आवाज किस कारणों से गई है, लेकिन जो दिल्ली के उच्च अधिकारी है तमाम 12 जिले हैं दिल्ली के, तमाम मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए स्थिति से निपटने के लिए। और वही कहा कि स्थिति इतनी भयानक ना हो गई, पहले हम तैयारी कर ले कि जैसे कि हमने 2 साल पहले कोरोना का रूप देखा था, जब हमें स्थिति से निपटने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन इस बार पहले से तैयारी कर रखी है। अगर आपातकालीन स्थिति दिल्ली के अंदर कहीं उत्पन्न होती है तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी ठीक है, वापस आएंगे। विश्व प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। विश्व प्रताप जी, अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? अनम्यूट कीजिएगा।
देखिए कि अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में कोरोना को लेके हालांकि कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है लोगों में। यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने लोगों को जागरूक तक करने के लिए कोई ऐसा मुहिम नहीं चलाई है। जिस तरीके से अस्पतालों में रूटीन की जो भीड़ रहती थी, ओपीडी में तमाम सारी भीड़ रहती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा, ना ही कोई मास्क वगैरह लगा के आ रहा, तो तमाम तरह की जो लापरवाही बरती जा रही है, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही अलीगढ़ में देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनके वार्ड्स की अगर बात करें तो एक बेड पे तकरीबन 2 या 3 मरीज बिल्कुल लेटे हुए बिल्कुल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इस पूरी भयंकर बीमारी को लेके यहाँ बरती जा रही है, जिसमें और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान बिल्कुल नहीं है। जी ठीक है, वापस आएंगे। अनिल, बुलंदशहर की बात करें यहाँ पर तो कोरोना के फिलहाल एक्टिव केसेस कितने हैं? साथ ही साथ यहाँ पर क्या बेडों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है? कोविड का पालन कराने के लिए क्या किसी तरीके का कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है? यदि मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से आज जो सीएमओ ने जो बात कही है, सीएमओ का कहना है कि लगातार जो सीएससी प्रभारी हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है और जो जहां ओपीडी है, ओपीडी पे और जो लोग आते हैं उनके लिए जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की जो लहर आने वाली है उससे निपटा जा सके, तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बेडों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से बेडों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से पर्याप्त बताई है। क्योंकि अभी जनपद बुलंदशहर में जो कोरोना का जो जो वेरिएंट मिला है, इसकी अभी तक कोई तेज रफ्तार नहीं है, लेकिन एक जो मरीज मिला था उसमें हालांकि जो कोरोना के लक्षण जरूर पाए गए थे, लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कवर कर लिया है और कवर करने के बाद में उसको डिस्चार्ज भी कर दिया है। डिस्चार्ज करने के बाद में अगर जनपद बुलंदशहर के डीएम है जो लगातार और सीडीओ वो लगातार स्वास्थ्य विभाग से संपर्क बनाए हुए हैं और लोगों से अपील भी कराई जा रही है। क्योंकि अब जनपद बुलंदशहर के डीएम ने खुद अब कमान संभाल लिया अपने हाथों में और सीएमओ से और लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो ग्राम विकास अधिकारी है, जो सेक्रेटरी है गांव के, उनके द्वारा लोगों से को जागरूक किया जाएगा। जागरूक करने के बाद में लोगों के अपील भी की जाएगी और जो मंदिरों पे माइक वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के एक मुहिम सी छेड़ने वाली है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से वो जो एक मुहिम छेड़ने वाले, हालांकि अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर के डीएम ने क्रिसमस डे को लेकर और न्यू ईयर को लेकर लोगों से ठीक है अनिल, वापस आएंगे। रईस अलवई हमारे साथ संभल से संवाददाता जुड़ चुके। रईस, आपका भी रुख करेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना अब जरूरी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखे विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट वी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट वी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट वी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ और फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेला अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यू कोट वी पे का जो प्लान है ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी एक अच्छा लगेगा कि ये जो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट वी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है।
स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। इमोशंस, ड्रामा, कॉमेडी, ये सब आपको मिलेगा हमारी फिल्म डंकी। जैसे टेस्टी नूडल्स खाने का मजा मिलता है गोल्डी 1-1 नूडल्स। मैं तो लुट-पुट गया। गोल्डी के टेस्टी 1-1 नूडल्स खाइए और देखिए डंकी अपने नजदीकी सिनेमाघरों 21 दिसंबर से। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। और कोरोना का खौफ अब कहीं ना कहीं देश में बढ़ता जा रहा है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं अब उनको एक बार फिर बरतने का वक्त आ गया है। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी हो गया है। फिलहाल अभी जो ताज़ा मामले निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें दिल्ली का एक केस सामने आया कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आवाज जाने का खतरा भी बना हुआ है। फिलहाल ये रिसर्च में पाया गया है, कितनी इसमें सच्चाई है आगे इस पर डिटेल्स दी जाएंगी, लेकिन ये अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और रईस आलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, संभल की बात करें तो यहाँ पर क्या कोरोना को लेकर अपडेट है? देखिए, अभी यहाँ कोरोना के 2 मरीज सामने निकल कर आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा बेहतर बना दिया जाए और कोरोना को लड़ने के लिए सभी स्वास्थ्य डॉक्टर जो है वो तैयार रहें, कोरोना बेड तैयार बना के रखें, ऑक्सीजन की तैयारी रखें और सभी जगह पर अभियान चलाया जाए, कैंप लगाया जाए। लेकिन संभल जो है वो आज भी लापरवाही बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर है या सीएमओ है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनपद संभल में स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। नहीं तो अभी तक कोई कैंप लगाया गया है, नहीं कोरोना के लड़ने के लिए नहीं उन्होंने ऑक्सीजन की तैयारी की गई है, नहीं उन्होंने कोई बेड की तैयारी की गई है, नहीं अभी कोई अभियान चलाया गया है। केवल कोरोना को हल्के में लेकर चल रहा है स्वास्थ्य विभाग कि वो इसमें रहेगा खिलौना ऐसे खेलिए। स्वास्थ्य विभाग इतनी लापरवाही आखिर क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सीएमओ है मैडम यहाँ पर इतनी लापरवाही कर रही है कि वो इस तरफ उनको ध्यान नहीं दे रही है। उनसे हमने बात करना चाहा, उनसे हमने पूछना भी चाहा कि कोरोना आ गया है, दस्तक दे चुका है, यूपी में भी है और कोरोना के हो चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी अभी तैयारी नहीं की गई है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कोरोना नहीं आया है, कोरोना जब आएगा तब देखा जाएगा। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर स्वास्थ्य विभाग कैसे कर सकता है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी की गई है, लेकिन संभल कहीं ना कहीं पिछड़ हुआ है। जी बिल्कुल रईस, अगर हम संभल की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो लापरवाही बरता हुआ नजर आ रहा है। आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, आखिर क्यों कोरोना की जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है? क्यों स्वास्थ्य विभाग अभी तक सो रहा है? देखिए, हमने स्वास्थ्य विभाग के कई डॉक्टरों से हमने बात करनी चाहिए, जो नोडल अधिकारी है उनसे बात करना चाहा, जो सीएमओ है उनसे हमने बात करनी चाहिए। तो उनका कहना यह है कि अभी तक कोरोना यूपी में इतनी बड़ी स्तर पर नहीं आया, अभी छोटे स्तर पर कोरोना है, उसको निपटने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम तैयारी जब कोरोना आएगा तो हम उसको अपने स्तर से देख लेंगे किस तरह से हमें निपटा जाए। लेकिन अभी कोरोना भरपूर आया नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि कोरोना अगर कहीं ज्यादा आता है, कहीं ज्यादा मरीज अगर कोरोना के निकल के आएंगे तब जाके वो अभी तैयारी करेंगे। उससे पहले पता नहीं कितना क्या हो सकता है, कितने कोरोना के मरीज आ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोरोना के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। कहीं भी गांव हो या क्षेत्र हो या नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं भी कोरोना के कैंप नहीं लगाया जा रहा है, नहीं उनका सैंपल लिया जा रहा है, नहीं उनकी जांच की जा रही है, जिससे पता चल सके कि कोरोना के कितने मरीज अपडेट हो चुके हैं, कितना मरीज आ चुके हैं। सबसे बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और नहीं साथ ही साथ कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, नहीं मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, जागरूकता नहीं की जा रही है बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए सबसे पहले होती है जागरूकता अभियान, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर होना चाहिए कि कोरोना धीरे धीरे कोरोना ही बढ़ेगा और बढ़ते ही इतना फैल जाएगा कि हम आप बचना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आनंद मेड़ा और कुलदीप भरत हमारे साथ बने रहेंगे और
एक दर्शक उमेश जान मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाय, नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, उमेश जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनता को सबसे पहले ठंड के मौसम में गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी बिल्कुल या ताजा पानी नहीं पीना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बता दें कि फिलहाल कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो गया। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए अनिल, अगर हम बात करें बुलंदशहर में तो जागरूकता को लेकर जैसे कि आपने बताया कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं है या जो अन्य अधिकारी हैं जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कितने जागरूक हैं लोग, कितना ज़्यादा लोग इस बात को समझते हैं? क्योंकि देखिए सुरक्षा हम स्वयं से करेंगे तभी कोरोना को हम रोक पाएंगे। तो ऐसे में लोग कितना पर्टिकुलरली इस बात को लेकर जागरूक हैं वो? जी देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो बुलंदशहर के तमाम अधिकारियों ने जिस तरह से एक मुहिम चलाई है और उसको मुहिम को जो चलाया उन्होंने पुलिस के माध्यम से चलाया है। क्योंकि पुलिस के माध्यम से जो स्कूल की जो छात्राएं हैं उनके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि गाँव जाना तो बहुत ही ज्यादा लोगों को कठिन पड़ेगा, लेकिन जो स्कूल तमाम प्रत्येक गाँव की जिस तरह से छात्राएं और जो स्टूडेंट है वो लगातार कॉलेजों में आते हैं और कॉलेजों के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक कराया जा रहा है। क्योंकि प्रत्येक चौराहों पे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जागरूक करने के साथ साथ उससे पुलिस भी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और जो दूसरी जो जनता के जो लोग हैं उनको भी जागरूक उसके द्वारा किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के द्वारा। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो कोरोना का लगातार जो वेरिएंट आया JN1 उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के CM है उन्होंने कहा है कि ये जो हमें सभी लोगों की जिम्मेदारी है। हालांकि जो कोरोना है वो अभी हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं अभी से, जिससे कि लोगों को किसी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और तमाम समस्याओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अपील की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो CSC है उन पर जो तमाम लोग आ रहे हैं उनके वहाँ अपील की जा रही है। जो OPD है जो बनाई गई है उन पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो डॉक्टर है उनके द्वारा ही जो सोशल डिस्टेंसिंग करीब 1 मीटर की दूरी 2 पे उनके लिए रखा जा रहा है, जिससे कि किसी तरह से एक दूसरे से टच ना हो सके, जिससे कि किसी व्यक्ति में जब दवा लेने आता है तो कोई पता नहीं है किसमें कौन सा वायरस है। तो इस वजह से जो डॉक्टर हैं उन्होंने दूरी बनाने की जो अपील छेड़ दी है और मुहिम भी लगातार डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। CMO का हालांकि कहना यह है कि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, चाहे गांव की जो आशा है, आंगनबाड़ी है, सभी लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। मीटिंग करने के बाद लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने के बाद में लोगों से अपील की जा रही है कि सर्दी का जो मौसम है, सर्दी के मौसम में जो सबसे ज्यादा लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, जो गाँव के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा जानकारी नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप भरत का रुख करेंगे। कुलदीप, दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, लंग्स इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, उनको कोरोना इजीली हो सकता है। इसको लेकर क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई राय दी गई है? देखिए, दिल्ली की स्थिति में जैसे प्रदूषण बढ़ने के साथ ही कल सरकार ने गृह लागू करके जो गैर जरूरी निर्माण कार्य से उन पर रोक लगा दी गई है और जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है वही जो चिकित्सक श्वसन जो सांस वाले स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, उनसे राय लेकर इस बात पर जोर दिया गया है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उस पर जोर डाला जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, जो लोगों की RT-PCR करी जाएगी और जो भी हॉस्पिटल के अंदर जाता है उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए चेक करा जाएगा। कहीं तो भी जिस तरह से दूसरे राज्यों में केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर अभी स्थिति फिलहाल काफी अच्छी है राज्य के मुकाबले में, इसको लेकर चिकित्सकों को यही कहना है कि जो कल से घने कोहरे की जो बढ़ेगा और 25 दिसंबर के बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा, जिसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे, उनको बाहर निकलने के लिए हिदायत दी कि बाहर कम निकले और
ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने और गर्म पानी पिए, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ कोयला बढ़ने के साथ संबंधी बीमारी हो सकती है। और वही कोरोना के संक्रमण के तहत इसको देखते हुए इस तरह की गाइडलाइन जारी की कि कोरोना के अंदर भी जब जो अटैक करता है वो सीधा श्वसन सांस की नली पे अटैक करता है, जिसके बाद खांसी और छाती के अंदर दर्द होना शुरू करता है। और इसको लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस अभी जारी की जा रही है। हॉस्पिटल भी और जो तमाम जितने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने भारत सरकार के हॉस्पिटल को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। फिलहाल इसमें भी दिल्ली में अभी घबराने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। विश्व प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुख यहाँ पर अजय कनौजिया लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैम, ये जो हम लोग कोरोना है, ये हम लोग जो बूस्टर लगा चुके हैं, तो इसका क्या असर है? हम लोग को ये इसका असर देर तक रहेगा या इसकी हम लोग को कोई सहूलियत आएगी इसकी कोई? देखिए अजय जी, इस पर सरकार आगे फोकस कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें JN वेरिएंट की, तो जो वैक्सीन है, डॉक्टर का ऐसा मानना है कि ये वैक्सीन उस पर कारगर नहीं है। हालांकि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? कोरोना को लेकर किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जो तमाम CSC है, PSC और जिला अस्पताल है, उनमें अलर्ट रहने के लिए डॉक्टरों को कहा गया है। तमाम जो व्यवस्था है उसे चुस्त और दुरुस्त करने के लिए कहा गया। लेकिन जिस तरीके से नया वेरिएंट आया है, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या बनकर निकलकर सामने आया। जो लोग हैं वो चिंतित है, उन्हें लग रहा है कि इस बार जो कोरोना आया है, क्या वो और अधिक तो खतरनाक नहीं पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार जो कोरोना आया था वो सर्वाधिक लोगों की मौत का कारण बना था। तो जो मौतें हुई थी वो कोरोना की वजह से हुई थी। इसको लेकर भी तमाम जो लोग हैं, आम जनता है, वो चिंतित नजर आ रही है। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है वो मेरठ में अलर्ट हो गया है और तमाम अधिकारी भी अलर्ट मोड पर है। डिप्टी CM ने भी दिशा निर्देश जारी किए, साफ तौर पर कहा है कि सभी जो डॉक्टर्स है वो अलर्ट रहे। अगर कोई भी इस तरीके का वेरिएंट निकलकर सामने आता है, मरीज सामने आता है कोविड का, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाए और संभव जो भी मदद है वो की जाए। ठीक है, भरत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भरत, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? योगी सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है कोरोना को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है देश में। उसको लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एक महिला है जिसकी उम्र 75 वर्ष की है, जो थाईलैंड से आई थी, उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। उसके बाद अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी कोरोना का कोई मामला लखनऊ में सामने नहीं आया है। अगर बात करें डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को कि तमाम जो इंतजाम है हॉस्पिटल्स में किए जाए, किसी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाए। अगर मामले बढ़ते हैं तो हो सकता है जिस तरीके से पहले बस स्टेशन के बाहर और रेलवे स्टेशन के बाद एयरपोर्ट के बाद थर्मल स्कैनिंग की जाती थी, वो शायद शुरू हो सकती है। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि अभी मामले में इजाफा लखनऊ में नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात चिंता का ये भी है क्योंकि 25 दिसंबर कल लोग नए साल के जश्न में डूबने वाले हैं और भीड़ भाड़ वाले एरिया डेफिनेटली लोग जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, तमाम जगह जश्न मनाएंगे। उसको देखते हुए जरूर ये कहा गया कि लोग रिएक्ट बरतें और अपनी सावधानी बरतें और जो मास्क का इस्तेमाल अगर करना चाहे तो करें, क्योंकि ये बीमारी है और तमाम जो फैलती है तो ये अगर उसके लिए कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार और प्रशासन कोविड के मामलों पर ब्रेक लगाती है, लोगों को किस तरीके से जागरूक करती है, और क्योंकि प्रचार एक बार फिर होगा जिससे लोगों को राहत मिल सकती है, लोग उसका अगर नियमों का फॉलो करते हैं तो। अन्यथा अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है राहत की बात, JN.1 जो वेरिएंट है ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होने वाला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है और इसकी फैलने की जो क्षमता वो कहीं भी ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को तमाम जो लोग हैं उनको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी, अपने परिवार की सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। ठीक है राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े के लिए। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। दिलीप है, माफ कीजिएगा, गिरीश शुक्ला कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के नेता वोटों के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं, ये हमारा कोई ख्याल नहीं रखेंगे, ये हमें मारने पर लगे हुए हैं। मैं देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं गरीब लोगों के लिए
कि वह इस पर ध्यान दें और देश की सभी जितनी भी प्रांतीय सरकारें उनके चीफ सेक्रेटरी और हिंदुस्तान के चीफ जो सख्त आदेश दें कि कोई रैली और कोई जुलूस इस देश के किसी हिस्से में ना निकलने पावे। और ये कोरोना, ये रैली रेला जो चल रहे हैं, इसमें बर्बादी है देश की, जनता की जान खतरे में है। इन पर सख्त पाबंदी लगवाएं, अपने कर्तव्य का संविधान की रक्षा करें। ये नेता नहीं करेंगे क्योंकि नेता वोटों के भूखे हैं, ये वोटों के लिए मरते हैं। 24 घंटे रैली, 24 ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। दिलीप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैम ये बताइए, ये बूस्टर जो लगा है, ये कितने दिन तक का कार्यकाल होगा? ठीक है, इसका प्रश्न हमारे साथ डॉक्टर विनोद पगरानी जी जुड़ चुके हैं, जो कि IIMA के प्रेसिडेंट हैं बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनोद जी आपका। और सबसे पहले सवाल ही मेरा ये है, क्योंकि दर्शक लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो बूस्टर लगा है ये क्यों लगा है, अगर ये कारगर साबित नहीं हो, और अगर है तो कब तक? मैं सवाल समझा नहीं, प्लीज रिपीट कर दीजिए। विनोद जी, बूस्टर डोज लगवाई गई थी सरकार की तरफ से, उस बूस्टर डोज को लेकर अब दर्शक भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बूस्टर डोज कितनी कारगर साबित होगी और कितने दिनों तक ये हमें प्रोटेक्ट करती रहेगी। देखिए, एक लो लाइंग इम्यूनिटी तो हमेशा आपके अंडर बॉडी में रहती है। बूस्टर डोज से क्या होता है, वो इम्यूनिटी आपको एक तरह से रिवाइज करा देती है। मेमोरी जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को एक याद दिलाने वाली बात होती है, जो बूस्टर डोज काम करता है। आपके अंदर अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो चुका है तो जब कभी भी इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी उससे स्वतः लड़ लेगी। हाँ, बूस्टर डोज से उसकी थोड़ी सी रिवाइवल हो जाता है, एक रीलर्निंग हो जाती है चीजों की, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली लड़ लेती है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार JN1 जो एक म्यूटेंट स्ट्रेन आई है कोविड की, तो जो ओवरऑल स्टडीज अब तक सामने आ रही हैं, बहुत घबराने की बात नहीं है। बस जरूरत है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने की, और प्रोटोकॉल वही एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है जो इसमें अभी भी कामयाब है। डिस्टेंसिंग और मास्क, डिस्टेंसिंग और मास्क से ही आप उससे एक्वायर होने से बचेंगे। और इन केस भगवान न करे वो इन्फेक्शन होता भी है तो आपकी जो इनहेरेंट इम्यूनिटी कोविड होने की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से जो आपकी इम्यूनिटी है वो उसमें कारगर होगी। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा ले रहे हैं अपना, तो बहुत हानि होने वाली है। विनोद जी, देखिए अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी दिल्ली में एक केस सामने आया जहां पर इस कोरोना की वजह से एक बच्ची की आवाज़ चली गई है, और रिसर्च में कहा जा रहा है कि आवाज़ जो आने का खतरा इसमें है। इस बात में कितनी सच्चाई है? साथ ही साथ अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मे भी हो सकता है कि अब जो न्यू स्ट्रेन्स कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रही है, वो तो एक रिसर्च की बात है, और इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि JN1 जो अब स्ट्रेन आई है कि कौन कौन से उसके न्यू कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उस वायरस के, ये तो बहुत जानकारी नहीं है। बट उसकी जो विरुलेंस को लेके जो मैंने जहाँ तक पढ़ा, तो ये है कि उतनी ऐसे बहुत ज़्यादा विरुलेंस नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा लेके भयभीत हों। बस जो आपकी इम्यूनिटी है वो काम आएगी, और आपकी जो वैक्सीनेशन है वो भी काम आएगा, और जो ड्रग्स चल रही हैं वो भी इसमें काम आएंगी। बिल्कुल, इम्यूनिटी की बात लगातार करी जा रही है। इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी चीज है जितना आप लाइफस्टाइल मॉडिफाइंग करें उतना अच्छा है। खास करके हमारे फेफड़े के लिए जो योग की जो प्राणायाम क्रिया है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और 5 तरह के जो प्राणायाम है वो नियमित रूप से पर डे 15 से 20 मिनट से आधा घंटा आपको करने चाहिए, जिसमें आप एक अनुलोम विलोम, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, भामरी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम और ओम का उद्गीत, ये अगर आप करते हैं तो लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, लंग्स बहुत अच्छे एक्सपेंड होते हैं, और आपका कोविड में सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज होती है वो फेफड़े का इन्फेक्शन ही होता है। जब इन्फेक्शन फेफड़े पहुंच जाता है वही आपको ज्यादा ड्रेडिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लगातार योग का सहारा ले रहे हैं और पौष्टिक खा रहे हैं और मीठे का कम यूज कर रहे हैं, ऑयल्स का कम यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा वर्कआउट डेली बहुत जरूरी है।
बिल्कुल विनोद जी, देखिए अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि जैसे कि आपने कहा इस वक्त दिल की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हार्ट डिसीजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ पोल्यूशन इतना ज़्यादा एयर में है, वो भी एक बड़ी समस्या लोगों के लिए क्रिएट हो रही है। तो एक तो कोरोना आ ही गया है वापस, लेकिन उसके अलावा अन्य चीज़ें इतनी सारी हैं, लोगों की दैनिक दिनचर्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें कितना संभल कर, कितना सतर्क रहने के लिए और अपने हार्ट को सेफ रखने के लिए स्पेशली क्या करना चाहिए? ये कुछ स्टडीज ऐसी भी आ रही हैं कि जो पहले कोविड हुआ है उसकी वजह से कुछ थ्रोम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ कार्डियक की जो क्लॉटिंग इंसिडेंसेस हैं कुछ बढ़ रहे हैं, और उसका कुछ लोग रिसर्च इंसिडेंस कोरिलेशन निकाल रहे हैं कि पूर्व में जिसको कोविड हुआ उससे भी। हालांकि कह पाना कंफर्म मुश्किल है कि उसकी वजह से बढ़ा है ऐसा इंसिडेंस या नहीं बढ़ा है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे यंग लोगों को भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन माने की हार्ट अटैक हो रहा है, और कभी कभी पेशेंट इंसान बिल्कुल ट्रेडमिल पे दौड़ता हुआ या नॉर्मल कोर्स में ही अचानक से चला जा रहा है, और उसका कहीं ना कहीं लोग कुछ ऐसी स्टडीज भी आई हैं जिसका पुराना कोविड से कोई एक लिंक भी निकाला जा रहा है, उसकी वजह से ये एक थ्रोम्बोलिक इवेंट का इंसिडेंस बढ़ा है। हालांकि कंफर्म कह पाना मुश्किल है। जहां तक मैं कहूँगा कि प्रिकॉशंस की बात है, ठंड में ये एक इवेंट जो होता है क्लॉटिंग का बढ़ जाता है, तो ठंड में खास करके अपने आप को, जब आप घर में रजाई में कंबल में हैं, तो अगर दरवाजा खोल के बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल सडन ट्रांजिशन आपके टेम्परेचर का नहीं होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ कवर करके जाइए। रात में अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं तो कुछ कवर करा हुआ होना चाहिए। एकदम से रजाई से निकल के नॉर्मल टेम्परेचर पे जाना कई बार नुकसानदेह हो जाता है, तो उसका खास करके ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ संवाददाता भरत लगातार बने हुए हैं। भरत, लखनऊ की बात करें तो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके? ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझाने की कोशिश की जा रही? भारत सुन पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोविड को लेकर जब पहली लहर आई तो उसमें ही जागरूक कर दिया गया था कि कोविड से अगर आपको बचना है तो तमाम जो इंतजाम है, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको आप फॉलो खुद करना पड़ेगा। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें, चाहे मास्क की बात कर ले, चाहे बात कर ले हैंड सैनिटाइजर की, तो लोगों के अंदर ये जागरूकता थी उस समय। और सेकेंड कोविड आया तो लोग खुद भयभीत थे क्योंकि कई लोगों की जान गई थी उस बीच में, तो लोगों के अंदर जागरूकता थी। लेकिन इस बीच जो कोविड का समय निकल गया, लोगों को लगा कि कोविड अब खत्म हो चुका है, कोविड अब नहीं आएगा, लेकिन कोविड की दस्तक ने एक बार फिर लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। कोविड से लोग बचने के लिए अब तमाम तरीके के मास्क खरीदने के लिए बढ़ रहे हैं, और देखा जाए तो पहले जिस तरह की मास्क की दुकानें लगती थी, अब कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दुकानें अब मार्केट में दिखने लग गई है, क्योंकि मास्क की डिमांड अब बढ़ेगी। कोविड का जो वेरिएंट है ये JN.1, तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर इससे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन करना पड़ेगा। अब सरकार जागरूक करेगी तो सिर्फ पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूक करेगी, अन्यथा लोगों को जागरूक खुद होना पड़ेगा कि खुद अपनों को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं कोरोना से। जी हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर विनोद जी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, अंतिम प्रतिक्रिया इस पर आपकी मैं लूंगी कि दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे कोविड से खुद को बचा कर रखें? कि बिल्कुल भी भयभीत ना हो, अपना वैक्सीनेशन जिनका हो रखा है अच्छी बात है, बूस्टर डोज अगर लगवा पाए लगाए। हालांकि अभी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से आना होगा, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस जो थे डिस्टेंसिंग का और मास्क का, उसे फॉलो करें, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, खास करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आप पौष्टिक खाएं और डेली आप प्राणायाम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा करें, योग करें, ब्रिस्क वॉक करें, यही बेस्ट है। और मुझे लगता नहीं कि अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत कोई कष्ट होने वाला है। और अगर भगवान अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो प्रॉपर समय पे आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं, उससे भागे ना। पिछली बार जब कोविड आया था तो लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, और वो कई बार अस्पताल लेट पहुंचे, और लेट पहुंचने से काफी नुकसान हुआ। तो अर्ली कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप तुरंत डॉक्टर से राय लें, उसे छुपाएं ना। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नए वेरिएंट ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।